हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर जे। दिस इज अमूल ओझा एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई एडवांस के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सीरीज चला रहे हैं उसमें एक बढ़िया प्रॉब्लम लेके आए हैं फिजिक्स में। और कोशिश करेंगे कि इस प्रॉब्लम की हेल्प से हम लोग एडवांस लेवल पे कुछ कंसेप्ट सीख सकें। तो चलिए देखते हैं आज का प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम ये कुछ इस तरह से है। अ सॉलिड बॉल ऑफ मास 100 ग्राम and radius r equal to 5 centimeter is spun at an angular velocity omega naught is equal to 144 radians per second and then released from a height h is equal to 1.25 meter above Earth's surface. The ball makes elastic collisions with surface. Find the number of revolutions made during the time elapsed between two successive collisions with the surface and also describe its subsequent motion. तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, यहाँ पर एक सॉलिड बॉल की बात की गई जिसका मास m है, रेडियस r है। उसको पहले ऐसे स्पिन कर दिया गया, कुछ एंगुलर वेलोसिटी दे दिया गया और फिर उसको रिलीज कर दिया गया सरफेस से किसी हाइट से। तो रिलीज करने के बाद जब किसी हाइट से रिलीज करेंगे तो स्पिन होते हुए नीचे आएगा। नीचे आने के बाद सरफेस पे कोलिजन करेगा। कोलिजन के बारे में इसमें कुछ ऐसा बताया गया कि कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन और गिवन है। जो सरफेस है उस सरफेस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0.2 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमें कंसिडर करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो एट वंस इस प्रॉब्लम को देखा जाए तो जल्दी से कुछ फील नहीं होता है कि भाई एक ऐसे बॉल को स्पिन करा के छोड़ दिया। हालांकि ये डेली लाइफ का एक प्रॉब्लम है। जब इसमें थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जाएंगे तो ये बहुत अच्छा फील होगा। तो चलिए पहले हम लोग इस सिचुएशन की एनालिसिस करते हैं कि ये बॉल किस तरह से मोशन कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए ऐसे बॉल को हमने स्पिन करा दिया, एक एंगुलर वेलोसिटी दे दिया और इसके बाद इसको रिलीज कर दिया। तो ये ऐसे उसी एंगुलर वेलोसिटी से घूमते हुए नीचे आएगा और जहाँ पर आके ये सरफेस पे कोलिजन करेगा। कोलिजन को बोला गया इलास्टिक। तो अगर इलास्टिक कोलिजन है तो ये जितनी हाइट से यहाँ पर आकर कोलाइड करेगा, आफ्टर कोलिजन ये उसी हाइट तक राइज करेगा। तो ये तो इसमें हो गया कोलिजन की बात। अब यहाँ पर क्या है कि ये राइज करेगा तो सीधे सीधे वर्टिकली राइज करेगा या किसी पैराबोलिक पाथ पे जाते हुए राइज करेगा, ये हमें देखना है। तो इसमें एक्चुअली होगा क्या, जब हम लोग ऐसे इसको स्पिन करके छोड़ देंगे तो घूमते हुए नीचे आएगा और हम लोग ये देखें कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो पॉइंट यहाँ सरफेस के कांटेक्ट में आके कोलाइड करेगा, वो पॉइंट ऑलरेडी बैकवर्ड स्लीपिंग में है। पहले से ही ये पॉइंट किधर जा रहा है, लेफ्ट की ओर जा रहा है। तो जैसे ये पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा, इस पॉइंट पर राइट के डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन का फोर्स अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि भाई एक फ्रिक्शन का फोर्स इस पॉइंट पे बॉल के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। फ्रिक्शन का फोर्स मान लेते हैं F। अब यहाँ पर जो फ्रिक्शन का फोर्स है उसको म्यू इंटू एम जी से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जब कोलिजन होता है तो उस केस में नॉर्मल अचानक से बढ़ जाता है और नॉर्मल अगर चेंज हो जाएगा तो फ्रिक्शन भी उसके करस्पॉन्डिंग चेंज होगा। तो फ्रिक्शन का कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर कैसे लिख पाएंगे, इसके लिए हम लोग ये देखें कि भाई फ्रिक्शन को इन जनरल लिखना कैसे होता है, म्यू टाइम्स एन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले से ही स्लिपिंग हो रही है, यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन को म्यू इंटू एन लिखेंगे। और जिस तरह से हम लोग फ्रिक्शन का कैलकुलेशन म्यू इंटू एन लिख रहे हैं, उसी तरह से अगर इन दोनों को टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी will be equal to integration of mu times n dt can also be written as mu times integration of n dt। तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी का मतलब क्या है, दिस इज इम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी का क्या मतलब हुआ भाई, दिस इज इम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन। इम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन। इसी तरह से अगर इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी की बात की जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी क्या है, दिस इज इम्पल्स ऑफ नॉर्मल। इम्पल्स ऑफ नॉर्मल। तो अब इस प्रॉब्लम में क्या है, इम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन और इम्पल्स ऑफ नॉर्मल। अगर हम लोग इम्पल्स ऑफ नॉर्मल को म्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन मिल जाएगा। अब हम लोग एक बार इसमें सिचुएशन की बात करते हैं और जस्ट कोलिजन वाले इंस्टेंट पे जो भी फोर्सेस या इम्पल्स अप्लाई हो रहा है इस बॉल पे, उसको एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे यहाँ पर इस बॉल पे जैसे ये कोलिजन करेगा
तो कोलिजन से इस कांटेक्ट से, अर्थ सरफेस के साथ जो कांटेक्ट है उस कांटेक्ट से सडनली इसके ऊपर एक नॉर्मल का फोर्स अप्लाई होगा और ये ऐसे स्पिन हो रहा था, तो फ्रिक्शन का फोर्स किधर आएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये दो चीज़ें हैं। ये जो नॉर्मल का फोर्स है इसी की हेल्प से हम लोग क्या लिख रहे हैं, इम्पल्स ऑफ नॉर्मल, और इस फ्रिक्शन की हेल्प से हम लोग लिख रहे हैं इम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन। ये दो चीज़ें हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इम्पल्स ऑफ नॉर्मल हमें कैसे मिलेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम से। तो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेता हूँ कि जस्ट बिफोर कोलिजन, अगर ये बॉल जस्ट बिफोर कोलिजन नीचे की ओर फॉल कर रहा था किसी वेलोसिटी v नॉट से, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जस्ट बिफोर कोलिजन क्या है, v नॉट डाउनवर्ड। जस्ट बिफोर कोलिजन अगर वेलोसिटी है v नॉट डाउनवर्ड, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होना चाहिए, जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन अभी भी ये कितना रहेगा, v नॉट ही रहेगा, और डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर। और ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कोलिजन को इलास्टिक बोला गया है, बिकॉज कोलिजन इज इलास्टिक, बिकॉज कोलिजन इज इलास्टिक, ऐसा यहां पर बताया गया है। तो अगर यहां पर हम लोग चेंज इन मोमेंटम इन वर्टिकल डायरेक्शन देखें, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो ये चेंज इन मोमेंटम हमें कितना मिलेगा भाई, वर्टिकल डायरेक्शन का चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा mv और mv 2mv, 2mv नॉट। ये वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया चेंज इन मोमेंटम। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी चेंज इन मोमेंटम है वही क्या होना चाहिए, इम्पल्स ऑफ नॉर्मल होना चाहिए। तो पहली बात तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि भाई इम्पल्स ऑफ नॉर्मल क्या है, 2mv नॉट के बराबर, और इससे हमें क्या मिलेगा, इम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, इम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन, इम्पल्स ऑफ नॉर्मल 2mv नॉट है, तो इम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या लिखना था इसमें, म्यू टाइम्स 2mv नॉट। ये दो चीजें हो गई। अब ये बात यहीं पे खत्म नहीं होगी, है ना, क्योंकि इम्पल्स ऑफ नॉर्मल जो आया और यहाँ पर बॉल को ऊपर के डायरेक्शन में वही v नॉट वेलोसिटी मिली है, तो उस v नॉट वेलोसिटी की हेल्प से हम लोग इसका टाइम ऑफ फ्लाइट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो इम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये इम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर हॉरिजॉन्टली एक वेलोसिटी देगा। ये क्या करेगा, प्रोवाइड्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो कोलिजन के बाद यहाँ पर क्या होगा, जो भी बॉल है उसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आ रही है और वर्टिकल तो वो उसी स्पीड से जा रहा है। तो अगर हम लोग इस सिचुएशन को देखें तो इस डायग्राम से थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से स्पिन होके नीचे गिरा है, लेकिन जिस स्पीड से नीचे आके टकराया है इसी स्पीड से ये वापस ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये वर्टिकली उसी हाइट तक जाएगा। लेकिन यहाँ पे जितने भी छोटी टाइम इंटरवल के लिए ये सरफेस के कांटेक्ट में था, उससे इम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आया है, जिससे इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक वेलोसिटी मिली है। तो इसका रिजल्टिंग मोशन कैसा हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल। रिजल्टिंग मोशन इसका क्या होगा, प्रोजेक्टाइल होगा। ये तो हम लोगों ने इस तरह से देख लिया। लेकिन अब बात यह आती है कि भाई यहाँ पर जितने एंगुलर वेलोसिटी से इसको हमने रोटेट करा के या स्पिन करा के छोड़ा था ओमेगा नॉट से, क्या कोलिजन के बाद ये ओमेगा मेंटेन रहेगा या नहीं रहेगा, इस पे हमें ध्यान और देना होगा। तो इसको हम लोग देखें कि भाई यहाँ पर अगर इस स्फीयर के सेंटर को देखा जाए तो इस यहाँ पर स्फीयर पे कितने फोर्सेस लग रहे होंगे, एक तो इसका mg वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और कॉन्टैक्ट से नॉर्मल अपवर्ड होगा। ये दोनों फोर्सेस सेंटर से पास हो रहे हैं, तो सेंटर के अबाउट या सेंटर ऑफ मास के अबाउट नॉर्मल और mg का कोई टॉर्क नहीं है। लेकिन ये जो फ्रिक्शन का फोर्स है ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क देगा, इसके टॉर्क से हमें एंगुलर इंपल्स और मिलेगा। तो ये जो एंगुलर इंपल्स होगा वो क्या करेगा, इसके ओमेगा को डिक्रीज कराने की कोशिश करेगा। तो कैसे, ओमेगा का इनिशियल डायरेक्शन देखिए क्लॉकवाइज है, जबकि फ्रिक्शन का टॉर्क किधर मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ओमेगा इसमें डिक्रीज होना चाहिए, और उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पर फ्रिक्शन लिखा है, इंपल्स ऑफ फ्रिक्शन, इसी तरह से अब हम लोग एंगुलर इंपल्स का कैलकुलेशन और देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एंगुलर इंपल्स,
एंगुलर इम्पल्स को अगर हम लोग जे डिनोट करें तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज आर टाइम्स इम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के इम्पल्स में रेडियस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा इम्पल्स, और आर के साथ क्या मल्टीप्लाई करना होगा, म्यू टाइम्स 2m वी नॉट। ये हो गया इम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो इसके लिए अब देखिए इम्पल्स को अगर हमने यूज कर लिया तो अगर हमें फाइनल ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो इसको क्या लिखेंगे, ओमेगा नॉट माइनस ये जो इम्पल्स है जे डिवाइडेड बाई क्या लिखना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर बोला गया तो 2/5 mr स्क्वायर। तो फाइनल ओमेगा की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें, ओमेगा नॉट माइनस जे की वैल्यू क्या है, 2mv नॉट म्यू आर। इसको डिवाइड किससे करेंगे, 2/5 mr स्क्वायर। 5 को ऊपर लिख देते हैं, यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर लेते हैं m से, m कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो गया, और 2 से 2। तो ओवरऑल ये वैल्यू कितनी आई, फाइनल ओमेगा मिल रहा है इसमें ओमेगा नॉट माइनस 5 म्यू वी नॉट, ओमेगा नॉट माइनस 5 म्यू वी नॉट डिवाइडेड बाई क्या, आर। तो ये कैलकुलेशन हमें मिल रहा है फाइनल ओमेगा का कोलिजन के बाद। अब इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से, ओमेगा नॉट ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, ओमेगा नॉट ऑलरेडी दिया हुआ है 144 रेडियंस पर सेकेंड। इसके बाद म्यू की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0.2, रेडियस पहले से दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर्स, और कुछ इंफॉर्मेशन इसमें चाहिए वी नॉट। तो वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, ये हम लोग देख सकते हैं कि जब स्पिन करा के रिलीज करेंगे तो जो लीनियर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को मिल रही है वही है वी नॉट, और वो क्या होगा, फ्री फॉल से हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू आएगी रूट में 2g के बराबर, और कैलकुलेशन इसका क्या मिल जाएगा, 2 × 10 मल्टीप्लाइड बाई 1.25, तो ये वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग रिप्लेस कर दें और इससे ओमेगा फाइनल की वैल्यू कैलकुलेट करें तो एक बार देखते हैं ओमेगा फाइनल कितना आ जाता है भाई। ओमेगा नॉट के साथ माइनस क्या करना है, 5 म्यू वी नॉट बाई आर, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट माइनस 5 म्यू वी नॉट डिवाइडेड बाई रेडियस क्या है 5, 5 के साथ क्या है, रेडियस में दिया है 5 सेंटीमीटर्स है तो 10⁻⁻2 ऐसा यूनिट में कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये 5 × 0.2 ये वाली वैल्यू तो 1 हो गई, और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 10⁻⁻2 ऊपर आएगा तो 100 हो जाएगा। इस तरह से ओमेगा फाइनल की वैल्यू आ गई है 44 रेडियंस पर सेकेंड। तो बिकॉज ऑफ कोलिजन एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उससे हमें कितना कैलकुलेशन मिला है, 44 रेडियन पर सेकेंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मिल गई है। अब इसके बाद देखिए बाकी इसमें क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पर ठीक है कोलिजन के जस्ट बाद हमने ओमेगा फाइंड कर लिया। अब ये लेकिन यहाँ से इसके बाद जैसे ये सरफेस को लीव कर देगा तो फर्दर अब फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो कोई टॉर्क नहीं आएगा, तो इसके आगे सब्सिक्वेंट जो इसका मोशन है उस सब्सिक्वेंट मोशन में ये लगातार स्पिन करता रहेगा और ऐसे आगे बढ़ता रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए। और अब इसमें ओमेगा इसका चेंज नहीं होगा, तो इस कोलिजन और इस कोलिजन के बीच में ओमेगा क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। ड्यूरिंग दिस टू कोलिजन इन दोनों के बीच में जो ओमेगा होगा वो क्या रह जाएगा, कांस्टेंट। जब जब ये कोलाइड करेगा तब तक ओमेगा चेंज होगा, जब तक ये हवा में रहेगा ओमेगा चेंज नहीं होगा। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि भाई ओमेगा कांस्टेंट रहेगा तो ठीक है, लेकिन हमसे ये पूछा गया कि ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के लिए हमें ये पता करना होगा कि ये कितना एंगल रोटेट कर पा रहा है, और एंगल रोटेट करने के लिए जब ओमेगा कांस्टेंट है तो हमें सिर्फ टाइम और रिक्वायर्ड है। अगर हमें टाइम मिल जाए तो कितना एंगल ये रोटेट होगा, थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा टाइम्स टी। और वो टाइम कैसे फाइंड करना होगा, दोनों कोलिजन के बीच का टाइम, तो वो बेसिकली इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्टिकल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जी इंटू 2। तो अब इसमें हमें एक चीज़ और रिक्वायर्ड है
इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम लोग देख लें, टाइम ऑफ फ्लाइट का कैलकुलेशन देख लेते हैं कितना है। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो टाइम ऑफ फ्लाइट का कैलकुलेशन होता है ग्राउंड से ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल के लिए, उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी लिखें तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 टाइम्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जी। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो बेसिकली है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड है, डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू कितनी है, 10। तो ये टाइम हमें मिल गया है 1 सेकेंड का। अब यहाँ पे हमें ओमेगा भी मिल गया, टाइम भी मिल गया, तो इससे थीटा भी मिल जाएगा। थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं कितनी होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी ओमेगा इंटू टी, दैट इज इक्वल टू 44 इंटू 1, 44 रेडियंस, 44 रेडियंस। ये डेल्टा थीटा हो गया। और अब हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। तो अगर नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बताने हो तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस n, ये कैसे मिलता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन 2 पाई, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो डेल्टा थीटा की वैल्यू है 44, 2 पाई में पाई को 22/7 ले लिया जाए, 2 टाइम्स 22 डिवाइडेड बाय 7, तो ये ओवरऑल कैलकुलेशन में क्या मिल जाएगा, 7 के बराबर। तो इस तरह से जो अपना फाइनल आंसर मिला, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 7। तो ये इस तरह से एक ओवरऑल बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग घर में एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। किसी बॉल को आप ऐसे स्पिन करा के ड्रॉप कर दीजिए तो ये सिचुएशन घर में फील कर सकते हैं। अभी इसमें एक दूसरा क्वेश्चन और पूछा गया था, तो उसमें पूछा यही गया है कि भाई इसका सब्सिक्वेंट मोशन कैसा होगा, ये भी पूछा गया। तो सब्सिक्वेंट मोशन हम लोग यहाँ देख सकते हैं, इसको स्पिन करा के रिलीज करेंगे तो पहले ये स्पिन होते हुए सीधे सीधे नीचे फॉल करेगा, और यहाँ फॉल करने के बाद जैसे ही ये सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, इसके बाद से, अभी तो ये स्ट्रेट लाइन पे सेंटर चल रहा था, लेकिन इसके बाद से जो सेंटर होगा वो ऐसे प्रोजेक्टाइल पाथ पे चलने लगेगा और स्फीयर ऐसे स्पिन होते हुए इस पे आगे बढ़ता जाएगा और यहाँ कहीं फॉल करेगा। तो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास बाद में प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और स्फीयर ड्यूरिंग इट्स प्रोजेक्टाइल मोशन अपने एक्सेस के अबाउट स्पिन करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो ये ओवरऑल इसका सब्सिक्वेंट मोशन है। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम आप लोगों को पसंद आएगा और इसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, डेली लाइफ से रिलेटेड है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको देखिए और कोशिश करिए सीखने की। तो चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी इसी तरह के एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।